अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम एग्जाम्पल 2.3 को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी वो एग्जाम्पल 2.2 को सॉल्व की थी, और आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.3 को सॉल्व करना है। और आज का जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरीके से आपने 2.1 को सॉल्व किया था, 2-1 को आपने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसके अंदर बस कुछ एक चीज़ ऐड हो गई है पर यूनिट के नाम से, वो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से फाइंड होती है और उसका क्या फ़ायदा है। और जब इसको हम देख लेंगे तो आपको एक वादे फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इसको हम किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल आज का। तो सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, सिंपल पावर स्टेशन इज शोन दिस। आपके पास इतना एक पावर स्टेशन है जिसको इस तरह दिखाया जा रहा है। सिस्टम कंटेन्स 480 वोल्ट जनरेटर कनेक्टेड टू एन आइडियल। ठीक है ना, 480 वोल्ट्स आपको कनेक्टेड किए गए हैं और इसका टर्न रेशियो कितना है, 1:10। तो इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है एंड देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, 20:1 के ऊपर आ जाएगा आपके पास। फिर अ ट्रांसमिशन लाइन एन आइडियल 20:1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड अ लोड। द इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज दिस। ठीक है, सारी की सारी चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर, और पावर वगैरह आपको यहाँ पर बता दी गई है कि 10 kVA है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड बेस वोल्टेजेस। ठीक है, करंट इम्पिडेंस अपेरेंट पावर एट एवरी पॉइंट इन पावर सिस्टम। तो जब भी आपके पास इस तरीके की चीज़ें बोलेगा बेस निकालनी है, तो बेस हम कितनी निकालेंगे और बेस होती क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी हम देखें बेस निकालने के कुछ फॉर्मूलाज हैं। एक आपके पास मैं कह दूं कि एक पर यूनिट के नाम से, दैट पर यूनिट। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z एक्चुअल। यही सारी चीज़ें आपके हर किसी के साथ होंगी। ठीक है ना, और Z बेस। अगर ये Z के लिए आपने काम कर लिया तो आपके पास ये I पर यूनिट, P स्टैंड फॉर पर एंड U फॉर यूनिट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I एक्चुअल अपॉन Z बेस। ठीक है ना, इस तरीके से आप चीज़ें निकाल लेंगे इसकी। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ चीज़ें गिवन नहीं है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेस वोल्टेजेस वगैरह हमें कितने निकालने, क्योंकि अब यहाँ पे एक बोल तो दिया कि बेस वोल्टेज निकाल दे, लेकिन यहाँ पर 3 टाइप के बेस वोल्टेजेस निकलेंगे। कौन कौन से, उनको पहचानने का तरीका ये है कि आप देखें ट्रांसफार्मर इसके अंदर कितने यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज, या आप कह लें कि एक तरह से लूप कितने हैं। इन शॉर्ट आप लूप कहते हैं। ठीक है ना, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। इसका मतलब कि जो बेस की वैल्यूज़ हैं, जो बेस की वैल्यूज़ हैं वो कितनी निकल के आएंगी, 3 निकल के आएंगी। ठीक है ना, तो अब करना क्या है इसके अंदर, अब देखते हैं। अब आपके पास जो वी जी के आपको गिवन है, ये आपके पास इनिशियल वोल्टेजेस वगैरह सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, जो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो गिवन है ये आपके पास है एक्चुअल। ये आपके पास क्या है, एक्चुअल आपके पास गिवन है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज़ होगी, एक्चुअल गिवन होगी। अगर आपके पास इम्पीडेंस है तो वह इम्पीडेंस कौन सी होगी, एक्चुअल इम्पीडेंस होगी। आप बेस कैलकुलेट करेंगे, देन आप इसके बाद दैट पर यूनिट निकालेंगे इससे डिवाइड करके। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल के अंदर हमने सिंपल ये काम करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें निकालना है सबसे पहले बेस 1 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। बेस 1 के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जब बेस 1 के लिए काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये वाला लूप ले रहे हैं जहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब सबको पता है कि ट्रांसफार्मर के अक्रॉस पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब एक तरह से सेम होती है। अगर यहाँ पर पावर कितनी थी, 10 kVA, तो थ्रू आउट पावर कितनी रहेगी, 10 kVA। क्यों, क्योंकि पावर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर आपका जो पावर होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पर आपको 10 kVA मिल रही है तो आपको लास्ट के अंदर भी कितना मिलेगी, 10 kVA ही मिलेगी। और पावर हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी है, पावर हमारे पास है 10 kVA। ठीक है ना, तो
फार्मूलाज क्या है आपके पास, आपको निकालने क्या है, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख दूँ। आपको निकालने हैं करंट, आपको निकालने हैं वोल्टेज और आपको निकालने हैं इम्पीडेंस निकालना है, आपको ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना। तो इनको निकालने के लिए सिंपल फार्मूलाज यूज़ करना है। आपको पता है कि S इज इक्वल्स टू PI होता है, S इज इक्वल्स टू VI, ठीक है ना। अब आप बेस चीज़ें निकालें तो आप VB लगा दें, 1 लगा दें, VB1 और VB1, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि वोल्टेज आपके पास है और आपके पास यहाँ पर S की वैल्यू भी गिवन है, तो आप वहाँ से I निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें IB1 किसके बराबर हो जाएगा, IB1 बराबर हो जाएगा SB1 के बेस 1 अपॉन VB1 बेस 1, ठीक है ना। अब अब आपको B1 भी निकालना है। अब आप इसको नाम देने हैं कि आपके पास ये क्या है, इक्वेशन 1 है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर VB1 गिवन नहीं है। अब जब VB1 गिवन नहीं है तो आप इसको निकालेंगे किस तरीके से। अब आप यहाँ पे आएंगे दोबारा से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है सिंपल ये आप इसको कह दें। और आपके पास जो बेस 1 है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या कहलाएगी, बेस 1 है, ठीक है। जब ये बेस 1 है तो बेस 1 के लिए आपको तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ VB1, ठीक है ना, कि मैं अपना VB1 कैसे निकालूंगा, तो अभी हम उसको देख रहे हैं। तो VB1 के लिए आप यहाँ पर कर देंगे, और ये आपके पास क्या है, VB2, ठीक है ना, ये VB2 है और ये VB3 है। मैंने एक की बारी में मार्क कर दिया ताकि मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्या चीज़ें क्या क्या है, फिर हम डायरेक्ट चीज़ें निकालते चले जाएंगे। VB3 है आपके पास, ये आपके पास ये पॉइंट है जो कि जनरेट करके दे रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या आकर हो रहा होगा, यहाँ पर वोल्टेज कौन सा आकर होगा, जो कि 480 है, क्योंकि देखें पैरेलल के अंदर है ना, पैरेलल के अंदर वही वोल्टेज आकर होता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो वैसे का वैसे उठ के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, VB1 कितना लिख देंगे, 480। पावर कितनी है, 10 kVA, तो 10 kVA को आप लिख दें 10 की पावर 3, ठीक है ना, अपॉन VB1 कितना है, 480। IB1 निकाल लेते हैं, तो 10 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 480, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 20.83 आपके पास आ गया, 20.83, ठीक है, 20.83 ये आपके पास आ गया IB1। जब IB1 आ गया, अब सारी चीज़ें हो गई आसान। कैसे, IB1 आ गया, अब आपको पता है कि Z आपके पास बराबर था, ZB1 आपके पास बराबर होता है VB1 अपॉन IB1 के, ये 480 अपॉन 20.83, ठीक है। तो इससे हम ये चीज़ निकाल लेंगे, 480 डिवाइडेड बाय आंसर, क्योंकि मेरे पास वही आंसर निकला हुआ था करंट का, तो 23.04 आपके पास आ गया, 23.04 ओम्स, और ये आपके पास एम्पेयर, ठीक है ना। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। इसको नीचे कर लेते हैं ज़रा, ZB1 आ गया आपके पास, और ये ओम्स आपके पास इस तरीके से निकल के आ गया। आपने यहाँ पर Z भी निकाल लिया, I भी निकाल लिया, B भी निकाल लिया, ठीक है ना, VB1। अब आपको काम करना है VB2 के लिए। अभी ये हम कर क्या रहे हैं, इसको भी हम समझ लेंगे। पहले अभी हम यहाँ पे जो चीज़ें निकालनी है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। 4 बेस 2, ठीक है ना। हम यहाँ पर किसके लिए काम कर रहे हैं, हम यहाँ जो काम कर रहे हैं अब वो कर रहे हैं बेस 2 के लिए। अब जब बेस 2 के लिए काम करेंगे तो आपको VB2 चाहिए होगा। अब आपको सिंपल फार्मूला पता है कि टर्न रेशो का, मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना दूँ, 1:10 था, और यहाँ पर 480 आकर हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर,
तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट बनाया था VB2, यहाँ पे कितना कर होगा, तो सबको पता है कि V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इंटू टर्न रेशो। टर्न रेशो किसके बराबर होते हैं, N1 अपॉन N2 के, ठीक है ना। तो ऊपर चलते हैं, जल्दी से VB2 निकालते हैं। VB2 अब कैसे निकलेगा, आपके पास अब प्राइमरी कौन सी है, ये वाली है, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, VB1 अपॉन VB2 इंटू टर्न रेशो। टर्न रेशो मतलब N1 अपॉन N2, N1 ये रहा, N2 ये रहा आपके पास, 1/10। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ रखते हैं VB1 अपॉन VB2 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, VB2 चाहिए, आपको VB2 चाहिए, इज इक्वल टू VB1 आपके पास था 480 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा VB2, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से VB2 निकल के आ गया। यही काम आपको हर बार करना है। तो अब आप यहाँ पर कर देंगे VB3। अब आपको निकालना है यहाँ पर पावर। पावर तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, तो फिर आप यहाँ पर निकालेंगे IB2। कैसे निकालेंगे, पावर के लिए अब आपको लिखना होगा यहाँ पर दोबारा से SB2 लिख दें, ठीक है ना। SB2 लिख दें, SB3 लिख दें। अब आपने यहाँ पे एक मेंशन ये चीज़ कर दीजिएगा कि पावर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, इन ट्रांसफार्मर कि पावर कांस्टेंट होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। और यहाँ पे आप लिख देंगे VB2। और यहाँ पर हम जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, आई थिंक 10 kVA था बल्कि। VB2 आपके पास कितना है, इतना। निकाल लेते हैं इसको ज़रा जल्दी से। तो 10 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 4800 2.083 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 2.083। एम्पेयर, ये आपके पास आ गया एम्पेयर VB2 IB2 सॉरी। अब आपको क्या निकालना है, Z निकालना है। Z निकालने के लिए एक तरीका वही है, ZB2 इज इक्वल्स टू VB2 अपॉन IB2। ये आपको काम करना है। ये जो हम काम करें इसका आगे रोल है जो कि हम दूसरे पार्ट्स के अंदर देखेंगे, जो कि इसी सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है ना। तो इसको आगे करते हैं प्रोसीड। तो 4 VB2 कितना है आपके पास, यहाँ से आप देख लें 4800 अपॉन करंट कितना निकला है 2.083। तो 4800 डिवाइडेड बाय आंसर 2304 आपके पास निकल के आ गया है। 2304 सॉरी 2304 ओम्स, ठीक है ना। तो आपके पास ZB2 निकल के आ गया है। सिमिलरली अब आप ऊपर जाएंगे दोबारा, आपने इन दो के लिए काम कर लिया, ठीक है ना। अब आपको काम करना है किसके लिए, लास्ट वाले के लिए, इस पोर्शन के लिए। जब इस पोर्शन के लिए काम करेंगे आप लोग, तो आपको दोबारा से क्या निकालना होगा VB3। अब वो कैसे निकलेगा, जो यह VB2 आपका निकला था, क्योंकि वो तो यहाँ पर भी आकर होगा, ठीक है ना। अभी हम ये समझ के चल रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम वोल्टेज को ऐसे ही निकाल रहे हैं रख के। वोल्टेज कितना था 4800, अब ये स्टेप डाउन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊँ 4 की लिख रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिखूंगा VB2। ये प्राइमरी आपके पास VB2 कहलाएगी, ये प्राइमरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कहलाएगी। VB3 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा किसके बराबर होता है, N1 अपॉन N2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये बल्कि नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको रख लेते हैं ताकि कौन लिखे। कट करते हैं इसको यहाँ से और
इसको करते हैं यहाँ पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बेस 2 बेस 3, सॉरी, ठीक है ना, हम बेस 3 के लिए काम कर रहे हैं। और जब बेस 3 के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि VB2 आपके पास किसके बराबर है, 4800 के, 4800। और आपके पास N1/N2 मतलब कि 20:1 था। तो 20:1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा VB3, और यहाँ पर 20 आना था, यहाँ पर 20 आना था, ठीक है। लेकिन मैं 20 का लिख रहा हूँ, डिवाइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इन दी एंड ये वहाँ चले जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और इस तरीके से करूँगा तो 240 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो VB3 मेरा कितना आ गया, 240 वोल्ट निकल के आ गया। इसी तरीके से अब आपको निकालना है यहाँ पर IB3। तो अभी तक आपने 3 निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, नंबर ऑफ लूप्स आपने देख लेना है कि नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 3 है। तो आपको 3 मरतबा मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको उतनी मरतबा वो चीज़ें निकालनी होंगी, ठीक है। तो पावर दोबारा कांस्टेंट होगी, SB3 में लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि पावर कांस्टेंट होगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। तो 10 एक्सपोनेंशियल थी, मतलब 10K लिख दिया मैंने। और VB3 कितना है, 240। तो IB3 आपके पास निकल के आएगा 41.67, ठीक है ना। और मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ ये। और सिमिलरली Z आपके पास निकल के आ जाएगा B3 इज इक्वल्स टू VB/IB, ठीक है ना, 240 अपॉन 41.67। अब यहाँ पर वैल्यूज को देखते रहते हैं और अपना आंसर मैच कर लेते हैं। तो 10 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 240, 41.6, ठीक है। और ये आपके पास अंतर आ गया। अब आपको डिवाइड करवाना है 240 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास आ गया 5.6। यहाँ पर यूनिट लगाना है वापसी, और ये आ गया आपके पास 5.6 ओम्स। ये काम करने के बाद इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, पहला पार्ट जो है वो सवाल का सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल ली हैं बेस के सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। अब कन्वर्ट करना है इस सिस्टम को किसके अंदर, पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करना है पर यूनिट के अंदर। अब अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ये जो आपके पास आंसर आए थे ZPU, यहाँ पर अगर आप देखें कर्सर अगर दिख रहा हो आपको, तो ये आपको पर यूनिट देता है। तो पर यूनिट कैसे आता है, एक्चुअल आपके पास गिवन होगी सवाल के अंदर, Z बेस वो है जो आपने निकाला है। अब ये किस तरीके से यूटिलाइज होगा अब हम इसको देखते हैं, एक मिनट ज़रा, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसको रब कर देते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे पास आ गया ये सर्किट। अब इस सर्किट को देखते हुए मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो कितनी इजीली होगा अब आप देखेंगे, पर यूनिट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्ट से लेते हुए चलेंगे हम, यहाँ से लेते हुए चलेंगे। तो एक्चुअल आपके पास ये है, VB1 हमने निकाला हुआ है, पर यूनिट के अंदर हमने चेंज करना है। तो Z पर यूनिट, Z कह रहा हूँ, आप वोल्टेज का पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है ना। वोल्टेज पर यूनिट, वोल्टेज पर यूनिट किसके बराबर होता है, V एक्चुअल अपॉन V बेस। अब बेस कौन सी लेंगे, हमने तो 3 बेस निकाली है, 1 2 3।
अब मार्किंग किस तरीके से करवाई थी मैंने, ये 1 है, 2 है एंड ये 3 है, ये आपकी निशानी है एक तरीके से। वीपीयू निकालना है, वी एक्चुअल आपके पास कितनी 480, एंगल 0, एंगल 0 का मतलब होता है कि 480 है, 480 आपने रखी एक्चुअल अपॉन VB1। अभी आप किस बॉक्स की बात कर रहे हैं, अब आप बॉक्स की बात कर रहे हैं बॉक्स नंबर 1 की, बॉक्स नंबर 1 की। तो बॉक्स नंबर 1 के अंदर आप कौन सा देखेंगे, VB1 वाला। तो आप यहाँ पे जाएंगे बेस 1 के अंदर और वहाँ से आप VB1 की वैल्यू देख लेंगे कितनी है। तो VB1 की जो वैल्यू है वो है 480, यहाँ लिख देता हूँ 480, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और सिंपली यहाँ पर भी लिख देंगे 480, कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, और अच्छा एंगल भी इनके साथ एसोसिएट थे, जहाँ नहीं यहाँ पे एंगल भी एसोसिएट थे और एंगल थे 0, यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो एंगल था क्या 0। तो आप ये लिख देंगे 1 एंगल 0 डिग्री, आपके पास VPU निकल गया, ठीक है। ये निकल गया, आपने ये काम यहाँ का कर लिया। आप चाहें तो इसकी डायग्राम दोबारा बनाते रहें साथ साथ, और प्लस माइनस 1 एंगल 0 बस, और ये PU के अंदर आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। ये आ गया। अब बारी है किसकी, जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है, ये लाइन की इम्पीडेंस को अब हमें चेंज करना होगा किसके अंदर, पर यूनिट के अंदर। ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। और एक्चुअल वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू, इसके बराबर होता है Z पर यूनिट इक्वल्स टू Z एक्चुअल Z बेस, ठीक है। Z एक्चुअल तो आपके पास गिवन है ऑलरेडी, 20 + 60 ये आपके पास गिवन है, ठीक है ना। 20 + 60 ये, अब बेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बेस आप इस्तेमाल करेंगे किस वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है, किस वाले लूप के अंदर आ रहा है। आपने देखा किस लूप के अंदर है, 2 के अंदर है, बस फिर कुछ देखना ही नहीं है, आपने सिंपल जाना बेस 2 के अंदर, बेस 2 में जाएंगे। बेस 2 में आप इसका वोल्टेज देखेंगे कितना है, 4800, क्या कर देंगे 4800, तो डिवाइड, तो Z पर यूनिट निकल के आ जाएगी। अब वो देख लेते हैं किस तरीके से आएगी। तो कैलकुलेटर में आते हैं, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, फिर शिफ्ट दबाऊंगा, बोर्ड में आया, नीचे आ गया और 3 पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मुझे। अब कॉम्प्लेक्स पे जाने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ें निकालूंगा 1 पर रख के, ठीक है ना। तो 20 एक्सपोनेंशियल 20 + 60i अपॉन 4800, तो डिफरेंट आंसर निकल के आ गए 4.166 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ZPU। अच्छा ये आई थिंक ये 4800 किसका था, ये आई थिंक ZB1 नहीं था, जहाँ तक मुझे ये याद पड़ रहा है। मैं इसको एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ। VB2 हमें चाहिए ना, VB2 कहाँ गया, VB2 तो आपके पास यही 4800 आ रहा है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मिस किया है। मैंने वैल्यू लिखी तो थी जहाँ तक मुझे याद है, आई मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ पर आपके पास आएगा, वैसे 2304 आना चाहिए स्टूडेंट, तो वो देख लेते हैं ज़रा हम एक बार दोबारा। अच्छा हम Z कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैंने V क्यों लिख दिया है यहाँ पर,
सही है। मेरी मिस्टेक ये है कि आपको इस्तेमाल क्या करना है, जेड बेस इस्तेमाल करना है 2304। मैंने वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया, वी की वैल्यू लिख दी 2800, तभी मेरा आंसर अजीब आने लग गया था। ठीक है, तो 2304 के बेस से ही हमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाना है, और किसकी, जेड की, ना कि किसी और की बेस से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2304। तो 8.6 अब ठीक आ रहा आंसर। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे 0.0086, 0.086 आ जाएगा, प्लस अच्छा 0.00 आएगा। ठीक है ना, एक जीरो नहीं आएगा, दो जीरो आएंगे, और 0.026 प्लस 0.026 ये। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 जीरो, क्योंकि 8.6 था, यहाँ पर 0.0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाल ली है इसकी पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, आपके पास किसी भी किस्म की कोई यूनिट नहीं होती पर यूनिट, क्योंकि ये क्या है, सिंपली एक रेशियो है जो कि हम इसको सिंपल डिवाइड कर देते हैं। आपने जेड पी यू निकाल लिया। अब अगले बारी में क्या पूछा हुआ है, अच्छा जेड पर यूनिट निकाल दिया। ठीक है ना, अब बारी है अगली लोड की। अब हम लोड का निकालेंगे जेड पी यू। तो आपको पता है कि ये कहाँ पर है, किस कॉलम के अंदर है, लूप 3 के अंदर है, तो हम BB3 में जाएंगे और वहाँ से ZB3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ZB3 आपके पास है 5.6, तो ये तो काफ़ी आसान वैल्यू और याद रहेगी। तो लोड के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इसको लोड में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो लोड की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, पी दैट लोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर यूनिट है। ठीक है ना, मेरे पास पी यू पर यूनिट। एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 10 - 30 ये सही है, 10 माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है, ये असल में थीटा है, बुक में गलत दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ये 30 ये भी नहीं है, ये सिंपल आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास एंगल है डिग्री के अंदर। ठीक है, डिग्री के अंदर आ गया आपके पास। अब जब डिग्री के पास आ गया है तो फिर आप यहाँ पर करना क्या है, आपको डिवाइडेड बाय जेड बेस। आपके पास कितनी थी, 5.76, और जब सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा, 10। अच्छा, इसको भी हम ऐसा करते हैं कि 10 एंगल 30 और डिवाइडेड बाय 5.76। वैसे हमने मैग्नीट्यूड को ही डिवाइड करवाना था, तो क्या बन जाएगा, 1.5। अच्छा, हम इसको ले आते हैं पोलर के अंदर, या बल्कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1.50, और ये बन जाएगा आपके पास 0.868 प्लस 0.868 टाइम जे। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें निकल के आ गई हैं। आप चाहें तो इसको पोलर के अंदर कन्वर्ट कर लें। किस तरीके से कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5.76, ये मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा, तो आपके पास आ जाएगा और 1.73 एंगल 30 डिग्री। ठीक है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अभी तक चीज़ें निकाल ली हैं जेड तक, जो आपसे अभी तक रिक्वायर्ड थी चीज़ें। अब आगे आएंगे, अब आगे पार्ट सी में कह रहा है फाइंड द पावर सप्लाइड टू अ लोड इन दिस सिस्टम, के पावर निकालो, सप्लाइड करो इस सिस्टम के अंदर। तो देखिए कितना आसान है। अच्छा, ये अब
पढ़ के ये आइडिया हो रहा है कि आपको कहाँ निकालना है, लोड पे निकालना है। सप्लाई टू दी लोड बोला है, अगली बारी में ट्रांसमिशन लाइन का कह दिया गया है, तो आसान है। अगर हम एक निकालेंगे तो दूसरा निकालना काफ़ी आसान है। तो पावर निकाल लेना, पावर लॉस, एक तरह से पावर निकालनी है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर गिवन है, पर यूनिट के अंदर गिवन है। तो पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, आइए बात समझ में आ गई है यहाँ तक। लेकिन आपको निकालना क्या है, पावर निकालनी। तो वो आपको पावर निकालने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी हम ये कैलकुलेट करते हैं, और इससे पहले मैं यहाँ पे आपकी ये डायग्राम कंप्लीट करवा दूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे हमने निकाल लिया लोड निकालने के बाद इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 1.73 एंगल 30, ठीक है। ये 1 एंगल 0 बन गया है। इसका मैंने उसके अंदर नहीं निकाला हुआ, तो ये मैंने किस में निकाला हुआ है, कोऑर्डिनेट में ही निकाला हुआ है। तो ये मेरा आ रहा है 0.00866 86। इसको ज़रा दोबारा लिख लूँ मैं, 0.00866, और ये प्लस नहीं बोले तो अगर आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि 0.024 ऐसे कुछ था जहाँ तक मुझे याद है। तो 0.026 ऐसे कुछ था, ठीक है ना। ये जे होगा आपके पास। ये आपने इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट के अंदर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल इसके साथ मिक्स हो गया है, तो उसको हटा देते हैं और इसको अलग तरीके से शो कर देते हैं। एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है आपके पास। ये आपके पास एक इक्विवेलेंट डायग्राम भी बन गई है। अब हमें P पर यूनिट निकालना है ना, तो आप पावर तो ऐसे ही रखेंगे। I पर यूनिट कितना था, ये हमने, आपको याद होगा कि अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक सवाल सॉल्व किए थे, जिसके अंदर आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब आई आपके पास कितना है, अब आपको आई निकालना है यहाँ पर। तो अब फॉर आई, अब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, आई थिंक 2 का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर। अब आपको निकालना है आई पर यूनिट। अब आई पर यूनिट कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है पर यूनिट के अंदर। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पर आपको पता है कि करंट अगर निकालना है तो करंट सीरीज में है, सेम होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर ये करना है कि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन जितनी भी रेजिस्टेंस है आपको उसको ऐड करना है। तो ZL इज स्टैंड फॉर Z लोड एंड Z ट्रांसमिशन, ZTR, ठीक है भाई। तो ये कितना है, 1 है, 1 एंगल 0 अपॉन Z को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें निकाली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है और ये वाली वैल्यू निकाली है। अब इनको ऐड करना है बस, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख दूंगा 1.50 प्लस 0.00866 प्लस ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा 0.868 प्लस 0.026 0.026, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके आई लगा दूंगा यहाँ पे। तो आपके पास आ गया 1.5। एक मिनट, इसने आई थिंक गलत काउंट कर लिया है। आई यहाँ से हटाते हैं और आई लगाते हैं अंदर, और ये प्रेस कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी आई 1.50 और 0.894, सही है भाई। तो 0.150 लिख देते हैं और 0.894। तो आपके पास एक तरीके से आई निकल के आ गया है
0.50 प्लस 0.894 जे टाइम्स जे, आपके पास आई निकल के आ गया। इसको आपने आर से मल्टीप्लाई करना है। अभी आप यहाँ पर निकालें लोड की, तो लोड के पास आपके पास क्या क्या था एक्चुअल के अंदर, पर यूनिट के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ है, 1.73 एंगल 30। जस्ट सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस तरीके से। मैं ब्रैकेट ले लूँगा, आंसर का स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको जस्ट सिंपल इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना है। तो जब मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना होगा तो मैं लिखूँगा 1.50, या हम सिंपल कर देंगे आंसर। शिफ्ट दबाऊँगा, इसमें आऊँगा और प्रेस कर दूँगा 3 के बाद पोलर में जाऊँगा मैं जैसे ही, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 1.75, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोलर के अंदर आ गया हूँ मैं, आई पोलर में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो दरअसल ये तो है तो पर यूनिट ही, पर यूनिट मैंने स्मॉल से लिख दिया 1.73 का स्क्वायर। ये मेरे पास सिंपल ही करंट आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ पावर, 1.75 का स्क्वायर करना है, प्लस कह रहा हूँ आर से मल्टीप्लाई करवाना है। आर आपको सिंपल लेना है पॉजिटिव, वो आर लेना है जो कि मैग्नेटाइजेशन वाला नहीं होगा, ठीक है ना। वो लेना है जो कि प्योर रेजिस्टिव होगा। तो प्योर रेजिस्टिव पे आपके पास जेड है कितना देख लेते हैं। जेड आपके पास है 1.73 और करंट कितना था, करंट 1.73 इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो आंसर क्या आ गया 5.29 आपके पास ये निकल के आ जाएगा पर यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो पावर पर यूनिट निकल के आ गई है 5.29, ठीक है ना। कितनी निकल के आ गई है 5.29। अब आपको करना ये है, अब आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। आई थिंक तो मुझे लग रहा है कि हमने जो निकाली है गलत निकाली है, क्योंकि ज़्यादा आ रही है पर यूनिट के अंदर। मैं सिंपल डिवाइड करवा देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगा 1.5, सिंपल इसको ऐड करना है। तो ये 1.5 प्लस 0.868 प्लस ब्रैकेट 0.024i प्लस ये मैं वही लिख रहा हूँ जो क्या हमें यहाँ पर गिवन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या था मेरे पास, 0.026 हो गया और 0.868 हो जाएगा, प्लस 0.868 टाइम आई, करंट आ गया 0.395, मतलब मैंने अभी भी कहीं मिस्टेक की है। 1.50 प्लस 0.00, अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। इसको सेट, एक मिनट ज़रा इसको सेट कर दूँ मैं, ज़रा दोबारा कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल v मैंने रख दिया 1। अब मुझे यहाँ पे ऐड करनी है पॉजिटिव वाली पावर, ठीक है ना। तो ये है 1.5 और 0.0086, तो यहाँ पे कर दूंगा 0.00866 प्लस 1.5 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दोबारा से 0.868868 मल्टी प्लस साथ में आई भी लगा लो, प्लस 0.026 आई ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो 0.57 आपके पास आ गया और एंगल 30,
करंट आपके पास आया है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, 0.57 एंगल 30, सिंपल मल्टीप्लाई कर मैं अपना आंसर निकालना है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, 0.57 का स्क्वायर करना है और इंटू आर। आर आपके पास कितना है? आर आपके पास है 1.5, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा सिंपल, तो आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म ही आ जाएगी। चाहे तो आप 0.57 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.487 एंगल -60 आपके पास आ रहा है, सही है। तो आपके पास ये पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट कितना निकल के आ रहा है? 0. हमें एंगल तो खैर लिखना नहीं है, तो 0.487 लिखेंगे क्योंकि पावर है, ठीक है ना। ये वॉट, ये से पावर या फिर पर यूनिट आ गया है, ठीक है। अब पर यूनिट को आपको करना क्या है, यहाँ पे चीज़ समझिए। पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? पर यूनिट, पावर पर यूनिट इज इक्वल टू पावर एक्चुअल अपन पावर बेस। बेस पावर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट थी, ठीक है ना। तो कितनी थी? 10 kVA थी। तो ये आपके पास आ गया था 0.487 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू पी एक्चुअल। पी एक्चुअल निकालनी है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा दें 10 की पावर से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो 4877 आपके पास निकल के आ रहा है पी एक्चुअल। फोर एट सेवन वॉट निकल के आपके पास आ गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब एक पार्ट और है कि आपको क्या निकालना है। अब आपको निकालनी है ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन की आपको निकालनी है। करंट आपके पास है, पावर निकाल लेंगे। किस तरीके से निकलेगी? यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया। अब ये पार्ट डी है। पार्ट डी के अंदर भी आपको पर यूनिट निकालना है। पावर पर यूनिट इज इक्वल्स टू आई पर यूनिट का स्क्वायर इंटू आर पर यूनिट। और पर यूनिट कौन सा होगा? ये वाला, ये ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। करंट आ गया 0.57 क्योंकि वो सीरीज में ही है, और ये आपके पास आ जाएगी 0.0087, ठीक है। 0.57 का स्क्वायर इंटू 0.0867 था, आई थिंक 0.087, ठीक है भाई। तो आपके पास ये निकल के आ गया पावर पर यूनिट 2.82 एक्सपोनेंशियल 3, 2.82 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है ना। पर यूनिट है तो आपने इसको हिसाब से अपनी यूनिट देख लेनी है, पर यूनिट, ठीक है। आपके पास ये निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालनी है? एक्चुअल निकालनी है। वही फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू पावर एक्चुअल पावर बेस। तो पावर बेस तो आपके पास कांस्टेंट है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पी एक्चुअल आ जाएगा। ये जो भी आंसर आया इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 10 kVA से 28.26 वॉट निकल के आ गया। तो आज का न्यूमेरिकल बस इतना सा था जो कि हमने सॉल्व किया है। तो आज का जो न्यूमेरिकल था वो ये था कि आपको अपना जो न्यूमेरिकल है वो, अच्छा सॉरी, अपना जो सिस्टम है, ट्रांसफार्मर सिस्टम है, वो आप पर यूनिट सिस्टम के अंदर इसको करके दिखाएं। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपकी किस में होती है? पर यूनिट के अंदर होती है, ठीक है ना। जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, अगर आप उसका नेम प्लेट देखेंगे जो, ठीक है ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी होंगी पर यूनिट के अंदर। तो पर यूनिट चीज़ें आपको वो चीज़ें बता देगी जो कि आपको नोन नहीं होगी, ठीक है ना। तो पर यूनिट को अच्छे से फोकस करना है और इसको चीज़ें देखनी है। अगर कभी आपको नेम प्लेट देखने का मौका मिले तो आपने वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखनी जो कि आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर देखी है
कि आपके पास बेस कितना आ रहा है, ठीक है, एंड आपके पास कितना ड्रॉ होगा, ठीक है, वोल्टेज कितना ड्रॉ होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए जो आपका जो स्टैंडर्ड होता है, जो आपको मशीन ख़ास तौर पर जो ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन करते हैं वो आप अपना पर यूनिट के अंदर करते हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में के अंदर ही रहे।